Hi, Dr. Shipra. Dr. Shipra, can you hear me? Dr. Shipra, can you hear me? प्रति आ रही है आपकी आवाज? Okay, okay. I think Dr. Shipra को आवाज नहीं जा रही है. लाइन पे नहीं होगी या तो नहीं लाइन पे तो है, आवाज नहीं जा रही है. अच्छा. Hi, Dr. Swati, you are there? Yes, very much. Okay. Good afternoon. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Dr. Shipra, can you hear me? I'll ask her to reconnect. In the meanwhile, Dr. Swati, can we start the session? So, good afternoon to all of you. Good afternoon, doctor. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon to one and all. And at the outset, I must thank the Ashiana Supermom Group for giving me the opportunity to be with you today. Today's topic is impact of this lockdown on child and adolescent health, how it is affecting. Is Dr. Kshipra there now? I'll just check it. 1 minute. Shall I start sharing my screen? Yeah. Are all the participants there? Shall we start? Go ahead, right away. Yeah, you can. Thank you so much. Can you see my screen? No, not yet. Okay. Am I audible? Can you see? Can Yeah, you see? I can see. Can you see my screen? No, doctor, I can't see your screen. I'm sharing my screen. It is there. Please check it again. You cannot see the screen. I have made it full screen also. Are you able to see? हमको तो दिख रही है स्क्रीन पे डॉक्टर. नहीं डॉक्टर नहीं, मैं जो स्लाइड डॉक्टर ने अपनी स्क्रीन शेयर की है. अच्छा. आप शोभना जी दिख रही हैं क्या? जो डॉक्टर शेयर कर रही है वो स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? ये स्वाति घाटके जी नाम आ रहा है, वो दिख रही है मुझे. स्क्रीन नहीं विजिबल है मैम. ओके नहीं. जस्ट अ मिनट, लेट मी. विजिबल है आपकी. नो प्रॉब्लम. Please give me a second. Yeah, sure.
Are you getting it now? Yeah, now we are getting. Okay. So we'll start now. I'll be speaking on impact of lockdown on children and adolescents. क्या आप लोगों को ऐसे लगता है कि बच्चों में और किशोरों में लॉकडाउन का कुछ प्रभाव पड़ रहा है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड एग्री टू दिस कि हमारे साथ ही बच्चों पे भी लॉकडाउन बड़ा असर डाल रहा है। किशोरों की व्याख्या मैं बता दूं थोड़ा कि 9 साल के आगे लगभग 10 से 20-21 साल तक हम किशोर वय के बच्चे मानते हैं, जिनको हम एडोलेसेंट्स कहते हैं, और उसके पहले जो छोटे बच्चे होते हैं 9-10 साल के, उनको हम चिल्ड्रन बोलते हैं। 21 ईयर्स के बाद हम यंग एडल्ट्स बोलते हैं, और आजकल ये एडोलेसेंट का जो फेज है, जो किशोरावस्था की जो अवधि है, उसको भी बढ़ा दिया जा रहा है। एंड वी आर एज्यूमिंग दैट टिल 22-23 years, maybe up to 25 years also, they are not yet fully mature as adults. तो हम लोग इनका देखेंगे कि क्या असर हो रहा है। सो ये हमारे सबके जीवन में एक आंधी आई है कोरोना नाम की, और हम देख रहे हैं पीछे तूफान सा है, और ये जैसे मम्मी अपने छोटी बच्ची को संभाल रही है, उस तरीके से हमें भी संभालना है अपने बच्चों को। बीच में एक दीवार बन के खड़े होना है, और हमें अपने आप में बहुत मजबूत होना है पहले बच्चों को संभालने के लिए। तो हम लोग हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। हम लोगों को डर सा लग रहा है, हमें चिंता हो रही है, हमें एक अनिश्चितता बड़ी सता रही है कि क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कब जाएगा ये कोरोना, कब खुलेगा लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति होगी। हमें बच्चों की पेरेंटिंग भी करनी है, हमारे घर के बुजुर्गों का भी ख्याल रखना है। कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना है, तो उसमें हमें अलग अलग तरीके सीखने हैं। कई लोगों को जॉब लॉस की भी शंका सता रही है, घर के काम करने हैं, बाइयां आ नहीं रही है, एंड हमारे सामने दिख रहा है शायद बड़ी सी मंदी आने वाली है, जिसे हम आर्थिक मंदी बोलते हैं। और सोशल आइसोलेशन, यानी कि हमें अपने आप में जो सामाजिक हमारा जीवन था वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो अब रोल ऑफ पेरेंट्स क्या हो सकता है इसमें, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं, हम हवाई जहाज में जब सफर करते रहते हैं, हमें बताया जाता है कि दूसरे को बचाने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क ढंग से लगा लीजिए। तो यही प्रिंसिपल हमें यहाँ पे भी यूज करना है। हमें किसी और को, हमारे बच्चों को, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को, सबका संभालने में पहले तो हमारा ये दायित्व है कि हम अपने आप को संभालें। हम किसी भावनाओं में बह न जाए, हम किसी डर में बह न जाए, और हमें अपने आप को पहले स्टेबलाइज करना है। उसके बाद होता है एक न्यू नॉर्मल जो आ रहा है। अब हमारा जीवन इतना बदल रहा है, और जो नए नए हमारे सामने जो दिन आने वाले हैं वो बड़े ही अलग दिन आने वाले हैं, उसे हम न्यू नॉर्मल की संज्ञा दे रहे हैं। तो इस न्यू नॉर्मल के लिए भी हमें अपने आप को भली भांति सुचारू रूप से इसको हमें आत्मसात करना है, और इसके जो मैनरिज्म से, इसके जो तरीके हैं वो हमें अपने आप में इम्बाइब करने हैं। फिर बच्चों के सामने तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि प्रीचिंग डजंट हेल्प, यानी हम उनको कुछ बोलेंगे, हम उनको भाषण देंगे तो वो सुनेंगे नहीं, और हमें उनको बताना है कि हम क्या कर रहे हैं कोप करने के लिए। जैसे एक छोटी छोटी बातों से भी हम समझा सकते हैं बच्चों को, बाई नहीं आ रही है, मैं बर्तन कर रही हूँ, लेकिन मैं बर्तन इकट्ठे नहीं होने देती हूँ, मैं थोड़े थोड़े बर्तन होते से ही उनको साफ कर लेती हूँ। या मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं 2-2 कमरे अल्टरनेट डेज करते जाऊं। तो इस तरीके से हमने जो हमारे जीवन में अडॉप्ट कर लिया है, हमने जो हमारे जीवन में चेंजेस लाए हैं, हमने हमारे प्रैक्टिकल जो डिफिकल्टीज हमने ओवरकम करने का प्रयास किया है, वो हमको बच्चों के साथ शेयर करना है, ताकि बच्चे उनकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है उनको उस परिप्रेक्ष्य में देख सके, उनको उस हिसाब से ढाल सके। और सबसे बड़ी बात, हमें बच्चों के आगे रोल मॉडलिंग करनी है। हम जैसा बिहेव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो बच्चे देख रहे हैं, और इस पर ही निर्भर करेगा कि वो आने वाले दिनों में कितना संभल के रहते हैं। तो ये हम देख रहे थे, ये स्ट्रेस का एक फिगर है। ये स्ट्रेस जैसे जैसे हाई की तरफ जाता है, वैसे वैसे हमारे परफॉर्मेंस को क्या होता है। जब बिल्कुल कम स्ट्रेस होता है, हम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, हम बिल्कुल निठल्ले रहते हैं। बच्चों का भी देखिए, जब एग्जाम पास आती है तब वो पढ़ाई में लगते हैं। तो जब तक ये स्ट्रेस कुछ लेवल तक बढ़ता नहीं आगे, यहाँ से यहाँ तक, तब तक हमारे अंदर एक्टिविटी नहीं आती।
पहले हम अलर्ट होते हैं और फिर हम परफॉर्म करने लगते हैं। फिर जैसा स्ट्रेस इसके आगे भी बढ़ते जाता है वैसे हमारा ये जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो कार्य शक्ति है वो कम होते जाती है। फिर हम एंजाइटी में जाते हैं या हम डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं या हमें फिर मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ हमारी कदम बढ़ने लगते हैं। इसलिए ये हमारे को बहुत जानना जरूरी है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो अच्छा है और थोड़ा बहुत स्ट्रेस हम झेल लेंगे, लेकिन इसके आगे जब स्ट्रेस बढ़ेगा, जो कि आज के दिनों में हर कोई महसूस कर रहा है, तो हमें कुछ एक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारा ये स्ट्रेस है, ये डिस्ट्रेस यानी कि खराब स्ट्रेस के लेवल पे नहीं जाए, ये रेड जोन में नहीं आए, हमारा और हमारे बच्चों का भी। फिर क्या होता है, जब स्ट्रेस एक लेवल तक बढ़ जाता है तब हम स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं और उनमें से कई सारे रास्ते गलत रहते हैं। जैसे कई बार एडल्ट, स्पेशली हमारे सोसाइटी में मेल्स, स्मोकिंग और ड्रग्स तो फिर भी कम है, लेकिन अल्कोहल तो बहुत कॉमन है। ये अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, अपना टेंशन कम करने के लिए स्मोक करना, अल्कोहल लेना बहुत आम बात है। ये हम एक गलत उदाहरण पेश करते हैं बच्चों के सामने कि हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। फिर कई बार होता है कि बार्गेनिंग विद सुपर पावर, भगवान मैं तो तुझे नारियल चढ़ाऊंगी, मैं तो तुझे तेरी पूजा करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, पर तू इस संकट से मुझे बाहर निकाल। फिर कभी होता है कि जस्ट विशफुल थिंकिंग करते रहते हैं कि हाँ भाई ये सब दौर गुजर जाएगा, हमें तो कुछ करना नहीं है, ये सब चले जाएगा अपने आप। मतलब कुछ एक्शंस नहीं लेते हुए सिर्फ थिंकिंग लेवल पे रहते हैं। कोई लोग रहते हैं ब्लेमिंग अदर्स, जैसे ये वाले ना बाहर फलाने लोग आ गए, उन्होंने हमारे पास कोरोना फैलाया। दूसरों को मतलब दूसरों पे डालना। अपनी रोजमर्रा की टेंशन्स भी हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि उसने ऐसे किया इसलिए मेरा ऐसा हुआ। तो ये वाली चीजें जो है ये सारी फॉल्टी वेज है। हम कभी कभी दूसरों को हार्म करते हैं, बच्चों के साथ तो बेचारों के साथ बहुत होता है ये, हमारा गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं या हम खुद अपने आप पे गुस्सा करते हैं। और कई बार हम डिटैच रहते हैं, हमें क्या लेना देना ही नहीं है, पर हम उस स्ट्रेस को एड्रेस नहीं करते। तो हमारे ये सारे गलत तरीके जो है, फॉल्टी वेज ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस, वो हमारा नुकसान करते हैं, साथ ही साथ हम बच्चों के सामने एक गलत उदाहरण पेश करते हैं। तो फिर हमने अच्छी तरीके से स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के अच्छे तरीके तो हम सभी जानते हैं और हम उनकी एक छोटी सी रिवीजन करेंगे। पहला होता है हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल आज बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर यूज ऑफ मीडिया, इनके स्लीप हाइजीन, इनको लेके हमने हमारा एक बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन रखना बहुत जरूरी है आज के तारीख में, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमें आगे इम्यूनिटी बरकरार रखनी है, हमें इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखनी है। तो इम्यूनिटी अच्छी रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम हमारी लाइफस्टाइल स्ट्रेस फ्री रखें। तो ये हमें शुरू में दिक्कत जा सकती है, जिनको आदत नहीं होती है शायद उनको शुरू में दिक्कत जाती है और इसके परिणाम जो है तुरंत नहीं दिखते हैं, इसलिए हमें इसमें बोर्डम आता है, पर इसके परिणाम आगे चल के हमें दिखाई देते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए हमने एक लाइफस्टाइल, आज भी टाइम गया नहीं है, अब तक की आपकी लाइफस्टाइल जो होगी उसको हम आज चेंज कर सकते हैं और हम इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात आती है नो योरसेल्फ। ये बहुत जरूरी बात है। नो योरसेल्फ यानी मैं कैसी हूँ, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस है, मेरे अंदर कौन से हुनर है, कौन से गुण है, मैं किस तरीके से किसी एक हाथ घटना घटती है तो मैं उसको किस तरीके से रिएक्शन देती हूँ, अपने आप को किस तरीके से संभालती हूँ। इन सारी स्ट्रेंथ्स को, इन सारी हमारी मजबूतियों को हमें एक बार फिर से गौर करना है और हमें इन मजबूतियों पे आगे कदम बढ़ाने हैं, इन मजबूतियों का सहारा लेते हुए। इसी तरीके से हमें एक बड़ी अच्छी बात है कि इम्बाइब करनी है पॉजिटिविटी। यानी पॉजिटिविटी हम जब बार बार पॉजिटिव सेंटेंसेस देते हैं अपने आप को, तो हमारे अंदर अपने आप पॉजिटिविटी आने लगती है और पॉजिटिव निगेटिव जो ख्याल है वो चले जाते हैं। जैसे हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कोप कर लूंगी, ये जो मुश्किल आई है उस मुश्किल से मैं उभर सकती हूँ, मैं अपने आप में बहुत कोशिश कर सकती हूँ और मेरी कोशिशें सफल होती है। अपने आप पे पुराने जो आपके अच्छे अनुभव होंगे, जब आपने कोई स्ट्रेस वाली या मुश्किल वाली घड़ी आपने बड़ी तरीके से ओवरकम की होगी, उसको हम लोग याद कर सकते हैं और उसको उस तरीके से हम हमारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं। हमारा टाइम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट भी आज के दिन में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अपने आने वाला दिन कैसा है हमें किसी को ही नहीं पता और हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हेल्दी रखनी है। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स तो हम घरों में जब रहते हैं, इतने साथ
एक साथ इतने सारे टाइम रहने की आदत भी नहीं रहती है। अलग अलग अपने ही घर के लोगों के अलग अलग रूप हमें दिखने लगते हैं, अलग अलग गुण दिखते हैं, वैसे अलग अलग अवगुण भी दिखने लगते हैं, या बोलो कि हमारे उनके साथ कहीं कहीं फ्रिक्शन होता है। पर ये फ्रिक्शन भी हमें समझना चाहिए, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं होगा कि भाई फ्रिक्शन नहीं होगा। और जब इतने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, 24 घंटे बाहर जाने को कोई जगह नहीं है, तब तो ये होना बहुत ही स्वाभाविक है। इसमें हमें बस यही रखना है कि आप हम शांति बनाए रखें, क्योंकि लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो दोनों तरफ, दो लोग जब तक एक साथ नहीं लड़ना शुरू करते तब तक लड़ाई आगे बढ़ती ही नहीं है। तो हमें तो हम बड़ा अच्छे से उदाहरण हमारे बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं कि हाँ, किसी का मूड अभी खराब है, किसी का मूड, किसी को गुस्सा आया हुआ है, लेट हिम काम डाउन, वी कैन डाइवर्ट टू समथिंग एल्स, ना कि तुमने ये किया मैंने ये किया करके आज हम लोग इस तरीके से चालू हो जाएंगे तो लड़ाई, और बच्चों के सामने हम एक गलत उदाहरण पेश करेंगे। तो इस तरीके से हम ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये कुछ हिस्सा है। आगे हमारे हाथ में बहुत कुछ है करने लायक। डीप ब्रीदिंग ये एक इतनी सुंदर सी और आसान सी कला है जिससे हम बहुत फायदा ले सकते हैं। डीप ब्रीदिंग में हम लंबी सांस लेते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं। इससे होता यह है कि हमारे अंदर एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नाम से कुछ चीज होती है जो हमें काम डाउन करती है। हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स रहते हैं जो हमें शांत रहने में मदद करते हैं। वो शांत रहने में मदद करने वाले हार्मोन्स इस दौरान सीक्रेट होते हैं। साथ में हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी जो काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है, और हमारी जो कोविड टाइम्स में हमें चाहिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, वो भी बात हासिल होती है। तो ये बबल ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग हर किसी को आता है और ये हमने प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ये विजुअलाइजेशन एंड गाइडेड इमेजरी वगैरह ऐसी चीजें रहती है जो चीजें हमें पसंद है, जो नज़ारे हमें पसंद है, या जो अनुभवों से हम गुजरे हैं, जो हमें बहुत आनंद प्रदान करने वाले अनुभव होते हैं, उनको हम इमेजिन करते हैं। जैसे हम बच्चों को बोल सकते हैं कि जब तुम्हें प्राइज मिला था वो वाली घटना याद करो, 5 मिनट वो वाला प्रसंग पूरा याद करो, कैसे तुम स्टेज तक गए थे, कैसे तुमने प्राइज लिया था, कैसे तुम्हें टीचर ने पैट किया था, कैसे सबने तालियां बजाई थी। तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन एंड गाइडेड इमेजरी। वैसे ही हम किसी गार्डन में हैं, गार्डन में घूम रहे हैं, इस तरीके से नज़ारे हम इमेजिन कर सकते हैं। उसमें से बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है और वो एक रिलैक्सेशन टेक्निक है। प्रोग्रेसिव मस्कुलर एक्सरसाइजेस यानी हर अपने मसल्स को नीचे से लेके ऊपर तक हम धीरे 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 रिलैक्स करते जाते हैं, जैसे कि शवासन में हमें सिखाया जाता है। मसल का स्ट्रेच होना, मसल्स का टाइट होना बहुत आम बात है स्ट्रेस के अंदर। स्ट्रेस जब भी हमें होता है तो हमारी दिल की धड़कन बढ़ती है, हमारा बीपी बढ़ता है, हमारा शुगर बढ़ता है। क्यों ये सब बढ़ता है? क्योंकि हमें उस वक्त बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन हम पुराने जमाने में जब हमें स्ट्रेस होता था तब हमें या तो भागना पड़ता था, जैसे कोई शेर आ गया, कोई जंगली जानवर आ गया, तो उस वक्त हम स्ट्रेस महसूस करते थे और हमें जोर से दौड़ना पड़ता था। तो वो वाली जो हार्मोन्स है वही आज भी सीक्रेट होते हैं और हमारी मसल्स टाइट होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन आज हम उस स्ट्रेस को लेके उस कैपेसिटी को लेके कुछ नहीं करना होता है। हमें तो ट्रैफिक में फंसने से भी वही वाली स्ट्रेस होती है, और हमें बच्चे जब मिसबिहेव करते हैं तभी भी वही स्ट्रेस रिएक्शन आती है, और हम इस तरीके से अपने स्ट्रेस को बढ़ाते जाते हैं। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम ये मस्कुलर एक्सरसाइजेस करें, हम रिलैक्सेशन करें तो बहुत आराम आता है। माइंडफुलनेस एक ऐसी बात है, माइंडफुलनेस में ये होता है कि हमारी जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज, यानी हम खाना खा रहे हैं, हम इतने मैकेनिकली खाना खाते हैं कि हमने कैसे कॉर को तोड़ा, कैसे पकड़ा, कैसे उसमें सब्जी लगाई, कैसे हम हाथ मुंह तक ले गए, हमारी कौन सी मसल्स उसमें यूज हो गई, हमने कैसे चबाया, हमारा जो निवाला है मुंह के अंदर कैसे घूम रहा है, हम उसको कैसे अंदर नीचे भेज रहे हैं, कैसे हमारे गले से पास हो रहा है। इतनी सिंपल चीजों को गौर करना, इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। ये माइंडफुलनेस हमें बहुत जैसे मैंने बताया आपको, डीप ब्रीदिंग में जो रिलैक्सेशन वाली हार्मोन सीक्रेट होती है, वैसे ये माइंडफुलनेस वाले सिंपल टास्क से भी ये वाली हार्मोन सीक्रेट होती है। ये एक्सरसाइज हम आराम से बच्चों को बता सकते हैं। बस बेटा जरा गौर कर, तुम कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, पेंसिल तुमने कैसे पकड़ी है, तुम कैसे चित्र बना रहे हो, तुमने कौन से तरीके से स्टार्ट किया है लाइन निकालना, कैसे तरीके से तुम्हारी लाइन नीचे आ रही है,
इन सारी छोटी छोटी बातों पे, या हम नहाते हैं तब गौर करो मैंने अभी क्या किया है, मैंने मग्गा उठाया है, पानी बाल्टी में डाला है, पानी उठाया है। इन सिंपल चीजों की, रोजमर्रा की चीजों को माइंडफुली ऑब्जर्व करना, पूरा फोकस उस पर करना, इसको हम माइंडफुलनेस बोलते हैं। मेडिटेशन जिनको आता है अच्छी बात है, बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। प्रेयर्स टीच अस अ लॉट। प्रेयर्स में हमने ये होता है, प्रेयर का मतलब ये है कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं अपना कनेक्टिविटी, मैं अपने आप को सारी दुनिया से कनेक्टेड महसूस कर रहा हूँ। जब हम प्रेयर इसलिए करते हैं कि भाई मुझे तो ये दे दे भगवान तू, मैं तो तेरे गुण गाऊंगा, तो उसे शायद प्रेयर का कोई अलग तरीका बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन रिलैक्सेशन के लिए जो हमें प्रेयर करनी है वो हमें निस्वार्थ भाव से करनी है, बस ये देखने के लिए कि हम कैसे पूरी, आज तो कोविड ने हमें बता दिया है कि कहीं कोई वुहान में एक छोटा सा जीवाणु आता है, वो सारे हमें, पूरी दुनिया को हमें हिला के रखा है उसने। तो हम सारे ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, और प्रेयर में हम यही अनुभूति करते हैं। म्यूजिक, डांस, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर्स है, और कई बड़ों के लिए भी। तो इनका जरूर सहारा लीजिए। अपनी पुरानी कोई हॉबीज है, अपनी पुरानी कोई कला गुण है, उनको आप अपने दोबारा से उनको तराशने की कोशिश कीजिए, और अपना रिलैक्सेशन उससे भी आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। दूसरी एक बात है, दूसरों को हेल्प करना, ये एक अच्छा रिलैक्सेशन का टेक्निक है। और ह्यूमर, यानी कि जहाँ पे भी हमने हंसी के कुछ क्षण गुजारे, जहाँ पे भी मौका मिला, हमने एक कोई मौका देख के कोई हमने ह्यूमर क्रिएट किया, कोई हल्की फुल्की मोमेंट हमने, हल्के फुल्के क्षण हमने कहीं से चुरा लिए, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। डॉक्टर स्वाति, मैं क्षमा चाहूंगी, आपको बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट भी कर रही हूँ। बहुत अच्छा आपने हमें अभी ये स्ट्रेस के बारे में बताया, और साथ ही साथ किस प्रकार से इनको हमको हैंडल करना है उनके बारे में भी बताया। एक प्रश्न है मेरा यहाँ पर आपसे कि हमारी जो ये हम बहुत अलग अलग उम्र की महिलाएं हैं इस दौरान, और बच्चे भी बहुत अलग अलग उम्र के हैं, कोई किशोरावस्था के हैं, कोई बहुत छोटे बच्चे हैं। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि कौन है ऐसे बच्चे, या कौन है ऐसा एज ग्रुप जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस स्ट्रेस से, और उनको हमको किस प्रकार से हैंडल करना है? क्या सभी के लिए एक समान तरीका होगा, या हमको सभी के लिए अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। थोड़ा सा मैं इसको मेरे फ्लो के साथ फिर आके एड्रेस करती हूँ। ये जरूर अच्छा प्रश्न है, और ये बिल्कुल सही है आपका कि कौन किस तरीके से प्रभावित होगा, ये तो बहुत फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। जिस तरीके से हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, उसी तरीके से हर बच्चा अलग होता है। और उम्र में हम ये देख रहे हैं कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, जैसे मैंने बोला 9 साल के नीचे तक के बच्चे, तो डर इनके अंदर बहुत ज्यादा एक स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है, और इस वक्त वो डर ज्यादा महसूस कर रहे हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं जो जिनको किशोरावीन बच्चे बोलते हैं, इन बच्चों में थोड़ा सा ये फैक्टर रहता है कि उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। उसको हम बोलते हैं इनवल्नरेबिलिटी। उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो वो थोड़े से बेफिक्र टाइप के रहते हैं। और आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि किशोर जो है वो ज्यादा से ज्यादा मीडिया में अपने आप को इनग्रॉस कर ले रहे हैं, तो इसलिए उनको अभी इतना महसूस नहीं हो रहा है, ना ही उनको ये देखना है कि आगे चल के जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। उनको तो बस यही लगता है कि जब एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मैं जाके फला जगह मोमोज खा के आऊंगा, या फला जगह जाके मैं अपना पिज्जा बर्गर जो भी उनको अच्छा लगता है वो खा। मतलब दे आर मिसिंग ऑन देयर सोशल लाइफ, दे आर मिसिंग ऑन देयर फ्रेंड्स, एंड लोनलीनेस इज मच मोर सीन इन एडोलेसेंस rather than young children. Young children are very pretty well happy with their parents, पर adolescents को parents के साथ रहना इतना पसंद नहीं आता है। ये 24 घंटे जब पेरेंट्स सिर पे बैठे हैं उनके, तो उनके लिए बहुत मुश्किल भी हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर चिप्रा। अब ये लॉकडाउन इफेक्ट्स देखते हैं हम, फिजिकल हेल्थ में क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो जब से हमने लॉकडाउन में गए हैं, हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्यों पे असर पड़ रहा है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हमारी शारीरिक गतिविधि कम होती है तब हमें ओबेसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और वो हो भी रहा है। लोग बाग जो इतने ज्यादा किचन में व्यस्त हो रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे डिशेस करके देख रहे हैं, मतलब उनकी क्रिएटिविटी भी बड़ी गजब की हो रही है, और उनके खान पान, मतलब कुछ करने को नहीं है, घर में सब पड़ा है तो करेंगे क्या, और तो बढ़िया से
खान पान कर रहे हैं, पर इसमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वेट और हमारा न्यूट्रिशन बराबर मेंटेन रहे। दूसरी तरफ माल न्यूट्रिशन इन द सेंस कि जो हमारी कई बार ऐसे हो रहा है कि फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी कम है, वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी कम है, तो इनके चलते कुछ अपने जो विटामिन है, मिनरल्स है, इनकी कमी भी देखने को आ रही है। बाकी जो फैमिली हिस्ट्री जिनके घरों में रहती है उनमें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये तो जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, जैसे जैसे अपना न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा जाएगा, ये सारी चीजें उभर के आती हैं। ज्यादातर मैं आपका ध्यान इस बात पे लेना चाहती हूँ कि ये पहले जमाने में शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह बड़ों की बीमारी मानी जाती थी। आजकल ये बड़े यंग एज में, यहाँ तक के किशोरावयन बच्चों में भी देखने को मिल रही है। 14, 15, 16 साल के हमने कई बच्चे देखे हैं जिनके अंदर बीपी, शुगर ये सब होता है। और मोटापा तो उससे भी छोटे बच्चों में आ रहा है। 7, 8 साल, 5, 6 साल से ही बच्चे मोटे होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें आज इस बारे में और ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी आने वाला टाइम थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है। फिर गैजेट्स पे बहुत ज्यादा लोग टाइम बिता रहे हैं। इसके कारण ड्राई आई सिंड्रोम, यानी जो आंखें हैं वो सूखी सूखी सी हो जाती है, उनमें चुभन सी होती है, उनको बार बार मसलने की इच्छा होती है और अचानक से आंसू भी बहने लगते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से अपने को अफेक्ट करती है। एक बार ड्राई होती है, उसके कारण हमारी जल्दी से इन्फेक्शन या एलर्जी पकड़ लेती है और फिर उसमें से काफी सारा रनिंग ऑफ वाटर चलता है। इसी के कारण सिर में दर्द होता है, गर्दन में और शोल्डर्स में, नेक में, ये सारी मसल्स की प्रॉब्लम्स आती है। हमारे हाथों में, हमारे रिस्ट में, कलाई में बहुत दिक्कत आने की संभावना रहती है। फिर क्रॉनिक डिसीजेस जिनके हैं, मतलब पुरानी बीमारियां, चाहे बच्चा अस्थमा का हो, डायबिटीज के भी बच्चे रहते हैं। भाई कई बड़े लोग भी इस तरीके से परेशान हो रहे हैं कि उनके फॉलोअप्स नहीं हो पा रहे, डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं, डॉक्टर या तो काम नहीं कर रहे, या जो कर रहे हैं वो भी टेली कंसल्टेशन पे, या फिर जल्दी से टाइम नहीं मिलता है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। बच्चों के साथ एक वैक्सीनेशन का भी बड़ा इशू आ रहा है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो नई गाइडलाइंस है, जो कोविड के साथ हमें वैक्सीनेशन के लिए बोला गया है, वो वैक्सीनेशन हम जो प्राइमरी वैक्सीनेशन जिसे बोलते हैं कि साल भर के अंदर वाले वैक्सीन लगाना ज्यादा जरूरी माना गया है और उनको आप थोड़ा प्रायोरिटी के साथ लगाएं। पर बाकी वैक्सीन जो है वो हम रुक सकते हैं उनके लिए जब तक के लॉकडाउन नहीं खुलता है। और वैक्सीनेशन के लिए भी आपके डॉक्टर के पास जाओगे, जब प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके चले जाइएगा और डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आप आ रहे हो और वो वैक्सीन वगैरह सब रेडी रखे। जाओगे जब एक ही जना बच्चे को लेके जाए, बड़े बुजुर्ग साथ ना जाए, और जहां तक संभव हो अपने बाहर ही वेट करे, कार वार में वेट करे, जब डॉक्टर बुलाए अंदर तभी जाए। ज्यादा से मतलब मिनिमल टू मिनिमल इंटरेक्शन होना चाहिए लोगों के साथ, डॉक्टर के चेम्बर में, हर तरीके से। हमारा मतलब सोशल जो हमें बताया है डिस्टेंसिंग, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर मेंटल इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं बच्चों के अंदर। बच्चे भी हमारे तरीके से ही जो चेंज हुआ है इतना सारा, उसके साथ कोप करने में मुश्किल पा रहे हैं। अभी शायद महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी हम सब शायद घरों में हैं और बच्चे उस भावना के साथ भी थोड़ा सा एक नयापन भी है कि सारे मम्मी डैडी 24 घंटे घर में हैं, तो थोड़ा मजे भी आ रहे हैं उनको, और मीडिया भी है साथ में मम्मी अच्छे अच्छे डिशेस भी बना रही है, थोड़ा ध्यान भी दिया जा रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बच्चों को ये जरूर पता है कि हाँ कुछ बदल गया है, और जो कुछ बदल गया है वो सब गुड़ी गुड़ी नहीं है। ये एक वैकेशन नहीं है, ये कोई तो जोर जबरदस्ती से घुस गया है हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर, या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। इन सब के बारे में बच्चे भली भांति जानते हैं, स्पेशली हमारे जैसे घरों के बच्चे जहाँ पे पूरा माँ बाप जरा जागरूक होते हैं और उसके बारे में बातें करते रहते हैं, टीवी चालू रहते हैं, तो सब इसके कारण अंदर अकेले रहने के कारण बच्चों को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, चिड़चिड़ापन भी हो रहा है। लोनलीनेस तो मैंने जैसे बताया आपको कि लोनलीनेस तो बड़े बच्चे बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे थे, जिनको घर आना पड़ा, और अब उनकी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो 24 घंटे दोस्तों के साथ रहते थे, अब 24 घंटे मम्मी पापा के साथ रहना पड़ रहा है। और ये जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस ऑन वॉच है कि भाई
24 घंटे, जिसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलते हैं, बच्चे के ऊपर 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 मंडराते रहना, और अभी उठा क्या, अभी सोया क्या, अभी जगा क्या, अभी क्या किया, अभी क्या किया, होमवर्क हो गया क्या, खाना खाया क्या, ये वाली चीज बच्चों को बहुत तकलीफ देती है। और हमने इसमें से कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, डर तो है, कैचिंग इन्फेक्शन का भी डर रहता है, छोटे बच्चों को बहुत डर रहता है, 4, 5, 6 साल के बच्चों को तो ये बहुत डर रहता है कि कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए कोरोना वाला, कहीं मेरे मम्मी पापा को लेके ना जाए, कहीं किसी की डेथ ना हो जाए। नींद के इश्यूज है, चिंता जब रहती है तब वाजिबी है कि नींद का भी इशू रहेगा। फिर ऑनलाइन स्टडीज होती है, जो ऑनलाइन स्टडीज को लेके बच्चे कर तो रहे हैं, लेकिन मन में उनके कहीं ये भावना है, स्पेशली बड़े बच्चों के, कि मेरी जब 10th आ रही है, 12th आ रही है, उसमें मैं कैसे क्या कोप कर पाऊंगा। कुछ बच्चे जो है जो शाय होते थे, कुछ बच्चे हैं जो टीचर के सामने खुल के बात करने में असमर्थ थे, या जो घुल मिल के बात करने में या अपनी डिफिकल्टीज पुट अप करने में थोड़े से हिचकते थे, उनके लिए ये अच्छी सुविधा हो गई है कि वो ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ऑनलाइन स्टडीज टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए भी एक नया चैलेंज है। हॉबीज अपने मिस कर रहे हैं बच्चे। कई बच्चे थे जो बहुत ही रूटीनली स्पोर्ट्स में जाते थे, म्यूजिक में, डांस में जाते थे, या कहीं ना कुछ नहीं तो अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए जाते थे। ये सारा उनका अब खत्म हुआ है और ये वो मिस कर रहे हैं। वायलेंस, हम जब बोलते हैं कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हम बच्चों के साथ गुस्सा निकालते हैं, बच्चे भी अपना गुस्सा हमारे ऊपर निकालते हैं, और कई बच्चे जो है वायलेंट हुए जा रहे हैं। इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की भी एक जो समस्या है बच्चों के अंदर, समझदारी जो है वो स्पेशली बड़े बच्चों के अंदर तो आने लगी है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ऑल इज नॉट वेल वाली फीलिंग बच्चों ने समझ ली है। इसके चलते क्या होगा, अब हमने यदि इसको एड्रेस नहीं किया, हमने इन सब चीज़ों पे गौर नहीं किया, इनके लिए कुछ हमने कदम नहीं उठाए, तो आने वाले दिनों में ये है कि मेंटल डिसऑर्डर्स को लेके बहुत हमारे बाढ़ सी आने वाली है। मतलब अभी ऐसा बोला जा रहा है कि अभी तो कोविड ये एक पैंडेमिक है, आगे चल के मेंटल डिसऑर्डर्स का पैंडेमिक आने वाला है, एंजाइटी का पैंडेमिक। एंजाइटी तो मतलब चिंता, इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है, हर कोई चिंतित है, हर कोई चिंतित है। और अभी ये चिंता यदि हमने इसको ढंग से नहीं एड्रेस किया, इसके लिए हमने कदम नहीं उठाए, हमने अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं किया, बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखाया, तो इसकी बीमारी में इसका रूपांतर होने में देर नहीं लगेगी। ओसीडी एक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें अति जागरूकता रहती है हर चीज के लिए, स्पेशली क्लीनलीनेस के लिए। अब बार बार जो बोला जा रहा है, बार बार हाथ धो, अच्छे से हाथ धोले है कि नहीं। हम बाहर से चीजें खरीद के लाते हैं, तभी भी हम देखते हैं कि उनको बराबर से साफ किया है कि नहीं, घर में तो कहीं कोई हमारे वो कोविड का जीवाणु कहीं प्रवेश तो नहीं कर रहा है, इसके बारे में। तो ये जो अति साफ सफाई वाली जो चीज होती है, और बहुत ज्यादा उसको ही लेके मन में बार बार विचार आना और बार बार सफाई करना, ये एक ओसीडी का लक्षण माना जाता है, और ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जब भी ट्रॉमा होता है, कुछ होता है, उसके बाद स्ट्रेस आता है। एंड बॉडी इमेज इश्यूज आ रहे हैं, मैं मोटा हो रहा हूँ, पतला हो रहा हूँ। डिप्रेशन तो हम सब जानते ही हैं कि डिप्रेशन तो आना बहुत स्वाभाविक है। और मैं आपको बता दूं, कई स्टडीज ऐसी है कि जो बच्चों के अंदर डिप्रेशन दिखा रही है कि 10 से 20% तक के हमारे बच्चे डिप्रेस्ड है। अभी नहीं, ये प्री कोविड स्टडीज है। कोविड के बाद क्या होगा उसके लिए स्टडीज हमारे पास अभी नहीं है, कोविड के बाद क्या हुआ है। मीडिया एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन तो होना स्वाभाविक है। ये देखने में आया एक बच्चे का तो कि इतना स्ट्रेस था तो पापा की सिगरेट पी ली, और फिर टोबैको तो देखो 4 दिन में, गिन के 4 दिन में टोबैको एडिक्शन हो जाता है। तो अब जो भी लोग सिगरेट पीते होंगे उनको ध्यान रखिएगा, अपने किशोरवयीन बच्चों से बराबर दूर रखे ये, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं। और फिर वो बच्चा ड्रग को मतलब टोबैको को एडिक्ट हो जाता है। कोई बच्चे थे जो ऑलरेडी एडिक्ट थे, उनको ये समस्याएं आ रही है कि भी अब हमें नहीं मिल रहा है। अब्यूज, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज बहुत हो रहा है बच्चों के अंदर। खुद का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बच्चों के ऊपर हाथ उठ रहे हैं, और कई घरों में बच्चों के साथ बदसलूकी भी की जा रही है। तो डॉक्टर क्षिप्रा, आप कुछ बोल रही थी? हाँ जी मैम, बस मैं यही प्रश्न आपसे पूछना चाह रही थी कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन पर, या कौन कौन सा हमारा क्या क्या कारण है
और वल्नरेबल जो बना रहे हैं हमारे बच्चों को स्ट्रेस के प्रति इस कोविड के इम्पैक्ट के स्वरूप। बिल्कुल, हर बच्चा मतलब इतना सारा कुछ हो सकता है, पर जरूरी नहीं हर किसी को होए। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये सारी समस्या आने की संभावना ज्यादा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका फैमिली का कल्चर कैसे था। लॉकडाउन के पहले आपकी फैमिली क्या एक हैप्पी फैमिली थी, या आपके फैमिली में परेशानी थी, मम्मी डैडी के बीच झगड़े थे, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था, या कोई लंबी बीमारी थी, या और कोई दिक्कतें थी, उनको हम ब्रोकन फैमिलीज बोलते हैं। तो ये जब फैमिली ऐसी कोई परेशानी वाली जो फैमिली रहती है, तब उस फैमिली के बच्चों को ये सारी चीजों से तकलीफ होना ज्यादा स्वाभाविक है। दूसरा होता है पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। एज ऑफ द चाइल्ड मैंने बता दिया आपको क्या क्या होता है। पहले मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसे थी बच्चे की, बच्चा यदि स्वस्थ था मानसिक रूप से, हम जानते हैं कुछ स्वभाव से बच्चे बड़े शांत रहते हैं, बड़े दयालु रहते हैं, सहृदय रहते हैं, और कुछ बच्चे रहते हैं जो थोड़े से हम उनको बोलते हैं शैतानी ज्यादा करता है, उछल कूद वाले बच्चे, या कई बच्चों में शुरू से एकेडमिक प्रॉब्लम्स रहती है, उनका सेल्फ एस्टीम कम रहता है, या उनके अंदर वैसे ही चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, ये सारी उनके स्वभाव का हिस्सा होता है, उनमें भी समस्या आने की संभावना ज्यादा है। पेरेंटल रिएक्शन टू लॉकडाउन, यानी हमने लॉकडाउन किस तरीके से लिया है, हम क्या बार बार उसी के बारे में बातें करते हैं, हम क्या बार बार बोलते रहते हैं कि यार क्या आ गया लॉकडाउन, मेरे तो सारे प्लान्स चौपट हो गए, मेरा तो धंधा बैठ गया, ये सब हम बार बार बोलते हैं, बाइया नहीं आ रही है, इतना काम पड़ रहा है, हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं, उस हिसाब से हमारे बच्चे रिएक्ट करेंगे। बार बार मीडिया देखना, ये भी बहुत बड़ी एक बात है, इतनी बार बार कोविड की न्यूज देखना और कोरोना की न्यूज देखना, इनसे भी बहुत स्वास्थ्य खराब होता है, हमारा भी हमारे बच्चों का भी। इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आप सुबह 10 मिनट, रात को 10 मिनट कभी भी उतनी ही न्यूज देखिएगा, दिन भर उसके बारे में बातें करते रहना। मीडिया भी बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, तो इससे हम दूर रहे तो हमारा फायदा है। एकेडमिक डिमांड्स जो बच्चों के ऊपर ज्यादा है, शुरू से ही, या तो वो जो टॉपर्स रहे हैं या जो बहुत ज्यादा लूजर्स रहे हैं, एवरेज बच्चे हैं उनमें इतना ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, पर जो बहुत बच्चे अपने करियर को लेके, अपने एकेडमिक्स को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है पेरेंट्स का, नहीं तूने तो फर्स्ट ही आना है, तू तो हमेशा ही फर्स्ट आते रहा है। और जिनको ये ऑनलाइन वाली टेक्निक जो थोड़ा सा कम बैठ रही है उनके समझ में, नहीं इतना अच्छा उनको उसके साथ कोप अप करना आ रहा है। कई स्कूल्स भी हमने देखे हैं कि जो सुबह से लेकर शाम तक 9 से लेकर तो 2 बजे तक कंटिन्यूअस क्लासेस लेते हैं। कई स्कूल्स ऐसे हैं जो अल्टरनेट डेज ले रहे हैं, कई स्कूल्स बीच बीच में थोड़ा सा फ्री टाइम दे रहे हैं। तो इस तरीके से एकेडमिक डिमांड्स कितनी है बच्चे के ऊपर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मीडिया एक्सपोजर हमने देख ही लिया। तो ये सारे कारक है जिनमें हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर कैसे असर पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी। ये डोमिनेटिंग पेरेंटिंग स्टाइल है, ये जो डॉक्टर क्षिप्रा, ये मम्मी क्या बोल रही होगी इस बच्ची को, ये है कि मैं पार्टी को जाऊं क्या, मैं पार्टी में जा सकती हूँ क्या, ऐसा बच्ची ने पूछा है। हाँ जी। हाँ, तो ये वाले पेरेंट जो है नीली शर्ट वाली, वो क्या बोल रही होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सीधे सीधे उसको मना कर रही होगी कि तुम कहीं नहीं जाओगी। अच्छा, रिएक्शन देखकर। रिएक्शन और बड़ी गुस्सा भी हो रही है शायद कि ये हो रही है। आप सोच कैसे सकते हो पार्टी में जाने के लिए, अभी आपके एग्जाम सिर पे है, ये कैसे है, इस तरीके से शायद वो अपनी, तुम कुछ नहीं जाओगी पार्टी में, मैंने तुम्हें बता दिया है, शायद ऐसा ही कुछ भाव इसके चेहरे पे है। आदेशात्मक महसूस हो रहा है ये। हाँ, आदेशात्मक ज्यादा महसूस हो रही है ये। हाँ बिल्कुल आदेश है, और वो है ना एकदम से डोमिनेटिंग टाइप का पेरेंटिंग है कि मैं जो बताऊंगी वही आपको सुनना है और डिसाइडिंग फैक्टर मैं हूँ, है ना। दूसरे है परमिसिव पेरेंट्स। ये क्या बोलते हैं, इनका क्या है नजरिया देखिए। ये तो इन्होंने घुटने टेक दिए बच्चे के सामने, बच्चा जो बोलता है वो मंजूर है इनको, पार्टी में जाना है जा, नाचना है नाच, गाना है गा, तू तो हमारे लिए सब कुछ है, तू ही हमारी आंखों का तारा है और तेरे लिए हम बिल्कुल हाजिर है। ये है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। ये बच्ची पूछ रही है ये पापा क्या कर रहे हैं डॉक्टर क्षिप्रा? ये तो स्वयं में बिजी लग रहे हैं, उन्हें शायद इस बात से फर्क नहीं पड़ता जैसा उस बच्ची के चेहरे का एक्सप्रेशन है।
कि शायद पेरेंट्स उससे कनेक्टेड नहीं है और उसके कहने या कुछ भी नहीं कहने का कोई खास उन पे फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, मतलब उनको निग्लेक्ट है उनका, टोटल कुछ नहीं है उनको लेना देना, वो अपने काम में बिजी है। बच्चा क्या कर रहा है इससे, और बच्चे की मनीषा क्या है, बच्चे को कुछ बात करनी है, इससे लिए इसको लेके वो ज्यादा उत्सुक नहीं है। ये चौथी स्टाइल है जिसे हम पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। तो इसमें ये देखिए, ये पापा सब इसमें पापा पूछता भी है कि भाई तुम पार्टी जा रही हो, अच्छा कौन जा रहा है साथ तुम्हारे, कितने बजे तक आओगे, कैसे मैनेज करोगे, और बिल्कुल ये भी है कि कैन आई कम टू पिक यू अप, क्या मतलब मैं तो रजामंद हूँ तुम्हारे जाने में, पर कुछ रूल्स के साथ कि ये इतने इतने बजे तक तुम लौट आओगी, इन बच्चों के साथ हो तो जाओगी, इन बच्चों के साथ हो तो शायद हम दोबारा सोचे और मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। इससे बच्चे को कनेक्टेड फील लगता है और इससे बच्चे को लगता है कि डिसीजन मेकिंग में मुझे पार्टी बनाया गया है और मेरे ऊपर माँ पापा ने डिसीजन थोपा नहीं है। तो ऐसी जब भावना आती है, जब पेरेंटल वार्मथ भी रहती है और कनेक्टेडनेस भी रहता है और बच्चे को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर लिया जाता है, उसे अपने कंसर्न्स बताए जाते हैं कि हाँ बहुत देर होती है तो मुझे तुम्हारी चिंता लगती है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तो इस तरीके से जब बच्चे को पूरी बात समझाई जाती है, उसको पेरेंटिंग को पॉजिटिव पेरेंटिंग बोलते हैं। और इस पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चे बड़े अच्छे, समझदार, जिम्मेदार और बहुत हाई अचीवर्स निकलते हैं। तो हमने ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स में से पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल अपनाई, तो आज नहीं हमेशा ही लाइफ में ये हमारे लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहती है। तो हमारे पास अब कैसे बच्चे आ रहे हैं ये मैं थोड़ा बताऊं आपको। ये है 5 years old एक बच्चा आया और वो बोल रहा है कि मुझे बहुत उल्टी का मन कर रहा है, दर्द हो रहा है, और जब देखा तो उसे कुछ नहीं हो रहा था, और फिर जब पूछा कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो बोल रहा था माय ग्रैंडमा सेज दैट वी ऑल विल डाई। मेरे दादी ने बोला है कि हम लोग सब मर जाएंगे। अब दादी की अपनी जो भी कुछ होगी मजबूरियां या उनकी उम्र के हिसाब से वो जो कुछ बोल रही होगी, पर उनकी चिंता जो है बच्चे के अंदर आ गई और बच्चे को इस तरीके से सिम्टम्स आने लगे। दूसरा एक 8 साल का बच्चा है, वो बोलता है कि वो आया कि मुझे सिर दर्द हो रहा है। जब नीचे अंदर तक देखा, झांका, तब पता चला कि जब से लॉकडाउन हुआ है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की आए दिन लड़ाई होती रहती है। एक 15 साल का बच्चा आया कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा था लॉकडाउन के पहले, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है और मैं खूब सारा टाइम अपने मोबाइल पे बिताता हूँ। ये और बच्चा आया था, वो बोलता है कि मैं तो इतना डर गया हूँ कि मैं कितनी बार भी हाथ धोऊं तो भी मुझे अभी तक संतुष्टि नहीं होती कि और कोरोना का क्या मुझे संक्रमण तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अलग अलग हमारे पास प्रॉब्लम्स लेके बच्चे आ रहे हैं। तो अब देखें हम कि कैसे हम इनको हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली बात है हमें एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन करना है। मतलब छोटे बच्चे के साथ छोटे बच्चे के हिसाब से, बड़े के साथ बड़े के हिसाब से, और कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। मोस्ट ऑफ द थिंग्स गो अवे विथ प्रॉपर कम्युनिकेशन। खूब अच्छे तरीके से और हम टाइम देके और उनके लेवल पे जाके उनके हिसाब से हम यदि बात करते रहे बच्चों के साथ, तो हमारे बच्चों के अंदर समस्या आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेट देम एक्सप्रेस, उनको बोलने दो। जब किसी ने बोला कि हाँ मुझे तो डर लग रहा है, शायद कोरोना हमारे यहाँ आ तो नहीं जाएगा, तो कुछ भी बोलता है क्या? ऐसे थोड़ी बोलता है कि हम मर तो नहीं जाएंगे, किसी ने बोलते तो हम ऐसे कैसे मरेंगे? नहीं बोलो बेटा, बराबर है, तुम्हें डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हम सारी जो प्रिकॉशंस बताई है वो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम हाथ धो रहे हैं, हम मास्क लगा रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोरोना भटकने की संभावना कम है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए पिक्चर से या कार्टून की सहायता से हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं, और इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्टून्स और पिक्चर्स अवेलेबल भी है। स्टोरीज के माध्यम से बता सकते हैं, चर्चात्मक तरीके से बता सकते हैं, पर इनके अंदर जो डर है उसको बाहर निकालना, उसको एक रास्ता देना बहुत जरूरी है, वरना अंदर अंदर ये डर इनको बहुत प्रभावित करेगा और बुरी तरह से प्रभावित करेगा। ये दूसरी बात है कि हमें फियर वर्सेस प्रिपेयर्डनेस उनको बताना है कि फियर क्या है और प्रिपेयर्डनेस क्या है। मतलब क्या चीज हमारे अंदर है कि हम उसको, देखो कोरोना क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ ये महामारी हमें ले जाएगी, हम नहीं बता सकते, हम समझ सकते,
लेकिन जो हमें गाइडलाइंस दी है वो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो हम अपना बचाव कर सकते हैं, हमारा बचाव हमारे हाथ में है। ये वाली बात उनको बताना बहुत बहुत जरूरी है कि हम किस चीज से डरे और कौन सी चीज हमारे साथ है, कौन सी चीज हमारे हाथ से बाहर है। फिर हम एक काम और कर सकते हैं, हम अच्छे से एक रूटीन सेट कर सकते हैं। ये रूटीन तो एक हाउस होल्ड के लिए पूरा हो, कौन से टाइम पे क्या चीज होगी, कौन से टाइम पे क्या हम करेंगे, तो बच्चों को एक दिशा निर्देश मिलता है। पूरा टाइम फ्री रखेंगे तो बच्चे समझ नहीं पाते कि हम ये दिन का पूरा 24 घंटा मेरे पास है, मैं करूँ तो क्या करूँ। थोड़ा सा इसमें हमने देखना है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं हो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो। ऐसे नहीं कि 8 बजे तूने 8 बजे बोला था पढ़ाई करने बैठूंगा तो 8 बज गए, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है अभी तू, इस तरीके से नहीं। हाँ बेटा 8 बज गए हैं, क्या तुम अब 5 मिनट बाद पढ़ाई करोगे, इस तरीके से हम बोलेंगे तो शायद बच्चा पढ़ाई करने चालू कर देगा। और इसके लिए एक और बात होती है कि बहुत सारे रूल्स नहीं लगाना होता है बच्चों को, थोड़े से रूल्स लगाइए और उनको अच्छे से फॉलो कीजिए। और ये रूल्स बनाने में बच्चों की सहायता लीजिए कि तुम कौन से रूल्स फॉलो करोगे। क्या हम रूल्स बनाएंगे साथ बैठ के, कितने बजे टीवी देखोगे, कितने बजे फोन देखोगे, इसके बारे में यदि बच्चों को साथ मिलकर के हमने रूल्स बनाए तो वो ज्यादा तरीके से फॉलो होते हैं। उनको घर के काम की जिम्मेदारियां दीजिए, बच्चे बेटा हो चाहे बेटी, सब घरेलू काम आना चाहिए, ये तो कोरोना ने हमें सिखा दिया है। सारे कामों की जिम्मेदारियां उनको दीजिए, कुछ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज और सम अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ तो टाइम उनके लिए फ्री भी चाहिए और कुछ टाइम उनका बंधा हुआ चाहिए। छोटे बच्चे बड़े बच्चे दोनों में ये है, थोड़ा सा टाइम बच्चों को फ्री भी चाहिए होता है। पूरा 24 आवर्स वो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज नहीं कर पाते, उनको थोड़ी स्पेस चाहिए होती है और थोड़ी प्राइवेसी भी। स्पेशली बड़े बच्चों को प्राइवेसी की तो बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। हम उनका न्यूट्रिशन का, फिजिकल एक्टिविटी का, स्लीप का, सबका ध्यान रखेंगे। उनके हॉबीज है उसके बारे में हम जो कुछ करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज इतने हैं, जो बच्चा म्यूजिक में है वो म्यूजिक ऑनलाइन कर सकता है, जो बच्चा स्पोर्ट्स में है वो अपनी बॉडी बिल्डिंग ऑनलाइन देख के कर सकता है। योगा और मेडिटेशन के बारे में हमने बात कर ही ली है। डॉक्टर स्वाति, मैं यहाँ पर आपसे ये कहना भी चाहती हूँ, हमारी साथ की बहुत सारी साथियों के भी कुछ प्रश्न है, तो आपसे गुजारिश है कि संक्षेप में यदि हम आपके इन पॉइंट्स को लेते चलें ताकि प्रश्नों को भी हम साथ में ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल जी धन्यवाद, क्षमा चाहूंगी। नहीं, थैंक यू सो मच। हम उनको ऑनलाइन लर्निंग में मदद कर सकते हैं और बड़े बच्चों से तो हम सीख भी सकते हैं, है ना। उनको उनके फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहने में, फैमिली के साथ कनेक्टेड रहने में, दादा दादी के साथ, सबके साथ कनेक्टेड रहने में मदद कीजिएगा। सॉरी, साइबर सेफ्टी के रूल्स है उनको फॉलो कीजिएगा। और फैमिली मीडिया प्लान तो हम सबको एक मीडिया का रूल बनाना होता है, जिसे हम शायद फैमिली मीडिया प्लान के नाम से जानते हैं। सबके लिए वो रूल्स होते हैं और सबको फॉलो करना होता है। तो हर बच्चे की स्ट्रेंथ जानिए, हर बच्चे को क्वालिटी टाइम दीजिए, यानी वो टाइम जो बच्चा आपके साथ गुजारना चाहे उसके तरीके से। रिवॉर्ड्स और निग्लेक्ट, अच्छा काम किया तो जरूर रिवॉर्ड दीजिए और बुरा बर्ताव किया तो थोड़ा नजरअंदाज कीजिए। नजरअंदाज करने से बुरा बर्ताव दब जाता है। एंड निगोशिएट टू विन विन सिचुएशन, थोड़ी तेरी भी थोड़ी मेरी भी, ऐसे हाथ मिला के चले। ग्रेटिट्यूड, थैंक्स गिविंग, एम्पैथी, सोशल हेल्प करने के लिए बोल सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और हम वॉचफुल रह सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। प्रिपेयर फॉर न्यू नॉर्मल, अब नया जो आ रहा है उसमें सोशल लाइफ चेंज होने वाली है, स्कूलिंग, हेल्थ कंसर्न, सारा कुछ चेंज होने वाला है। उसके लिए उनको थोड़ा सा पहले से ही जागरूक कीजिए। ये लॉकडाउन के बाद के चाइनीज स्कूल्स है, हमारे बच्चों को भी बताइएगा कि आप अब जाके हग नहीं कर पाओगे अपने फ्रेंड को। ये तो इन्होंने और किया है, 3 मीटर्स के इनके वो कैप्स में लगा दिए है, सो दैट द सोशल डिस्टेंसिंग इज मेंटेन। एंड एक आखिरी स्लाइड में बताना चाहूंगी कि ये सारी यदि बातें आती है, इरिटेबिलिटी, एंगर, एग्रेशन, लो मूड, क्राइंग स्पेल्स, ज्यादा वायलेंस हो रहा है, अकेला रह रहा है बच्चा, उसकी जो डेली की डिमांड्स है आज के दिन में वो भी कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो जरूर प्रोफेशनल हेल्प लीजिएगा, क्योंकि ये रेड फ्लैग्स है। ये सारी कुछ ये WHO की वेबसाइट है, इस पे से आप जा सकते हैं एंड यू कैन हेल्प योर चिल्ड्रन टू नो अबाउट कोविड। ये यूनिसेफ ने दिया है, माई हीरो इज यू नाम से एक बुक है बच्चों के लायक, बहुत अच्छी है, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो हम सब मिलकर के वी कैन स्टे काम, वी कैन स्टे इन्फॉर्म्ड, we can strengthen the bonding, follow hygienic measures, manage our stress, and if required we can seek professional help. And thank you so much for your patient listening, and over to you, Dr. Kshipra, now.
Thank you. थैंक यू डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर स्वाति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारगर्भित जानकारी देने के लिए, और बहुत अलग अलग उम्र के बच्चों को आपने इसमें लिया है, जिनकी समस्याओं के बारे में हमने जाना भी और उनके निराकरण के बारे में भी जाना। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगा कि कहाँ हमें प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, ये रेड फ्लैग साइंस जानना मदर्स के लिए एज अ पेरेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं रति जी से आग्रह करूंगी कि हमारे जितने भी प्रश्न हमारे साथ सुपर मॉम्स पूछना चाहती हैं, हमारी सहयोगिनी पूछना चाहती हैं, तो कृपया उन प्रश्नों को आपके लिए तुरंत प्रस्तुत कर दें। धन्यवाद। Sure. Thank you, Dr. Shipra. Thank you, Dr. Swati. बाकी जिनके भी क्वेश्चंस है सुपर मॉम्स, प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं सबके क्वेश्चंस रीड करूंगी, और या फिर जिसका क्वेश्चन है मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी। आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। रति जी, मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि यदि हम सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ नहीं मिल पाए तो वो प्रश्न बाद में हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। हम डॉक्टर स्वाति मैम को फॉरवर्ड करके हम उनके जवाब भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। श्योर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कोई कमेंट करना है, क्वेश्चन होना जरूरी नहीं है, यू कैन आल्सो मेक कमेंट्स, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस, यू कैन शेयर योर व्यूज। ओके, मैं चांदा जी को एक बार अनम्यूट करती हूँ। हाय चांदा जी। हेलो रति। हाँ जी मैम, बताइए। No, it was a wonderful session. Actually, I wanted to say thanks to Dr. Swati. उन्होंने इतना कुछ शेयर किया। हमारे भी छोटे बच्चे हैं, काफी अभी भी नीचे गए हैं खेलने के लिए, थोड़ी देर के लिए उनको ब्रेक चाहिए था, और कभी कभी बहुत एक सा रूटीन होने की वजह से बहुत परेशान भी हो जाते थे। तो लेकिन उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, और आपके बहुत सारे सजेशंस जैसे मुझे मिले, वो वाकई में बहुत ही प्रेजवर्दी हैं। तो मैं उनके लिए थैंक्स कहना चाहूंगी आपको। थैंक यू मैडम। थैंक यू। चांदी जी। थैंक यू चांदा जी। और हम लोग फेसबुक पे भी लाइव हैं, किसी को अपने अगर क्वेश्चंस फेसबुक पे डालने हैं, पोस्ट करना है फेसबुक पे, आप वहां पे भी डाल सकते हैं, वहां से भी मैं क्वेश्चन रीड करके डॉक्टर स्वाति तक पहुंचा दूंगी। इसके अलावा कोई और किसी के क्वेश्चंस है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या किसी को पूछना है तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी। सबके कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत यूजफुल सेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर स्वाति, थैंक यू डॉक्टर शिप्रा, वेरी नाइस एंड यूजफुल सेशंस। थैंक यू सो मच। Very knowledgeable session, very informative session. थैंक यू। अच्छा लगता है। लिख रहे हैं the best online session. थैंक यू। मैं यहाँ पर डॉक्टर स्वाति मैम के लिए कुछ जोड़ना चाहूंगी। मैं सर्वप्रथम तो रतिका और सोनिया जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया कम्युनिकेट करने के लिए। और डॉक्टर स्वाति मैम बेबीलोन हॉस्पिटल का एक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सपोर्ट सेंटर है जो कि न्यूटन के नाम से है, और उसकी मैम हेड है उस सेंटर की। ये जगह सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष बच्चों के लिए कार्य करती है, और स्वाति मैम लीड करती हैं एक पूरे ग्रुप को, एक ग्रुप ऑफ थेरेपिस्ट को, एक ग्रुप ऑफ रिसोर्स पर्संस को, अलग अलग फील्ड के डॉक्टर्स को, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, जिनमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं, जिनमें आपके स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, और इसके अलावा डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन मैम खुद हैं, और डाइटिशियन है, साथ में आपके ऑर्थोपेडिशियन है। तो एक बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर समाज के लिए काम किया जाता है।
विशेष बच्चों के लिए खास तौर पर जो ऑटिस्टिक है, सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है, या इसके अलावा जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज है, उन सभी के लिए वहाँ पर इवैल्यूएशन और सेशन सारे लिए जाते हैं। साथ ही साथ मैम कम्युनिटी अवेयरनेस एक्टिविटीज में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सपोर्ट करते हैं। टीचर्स के अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में जाकर ऑर्गेनाइज करते हैं, मैम उसमें सेशंस लेती हैं। बस एक प्रयास है कि बच्चों के लिए जो भी कुछ बेहतर से बेहतर किया जा सके, जितना हम लोगों तक पहुंच सके, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो और टीचर्स भी हैं हमारे बीच में बहुत सारी, तो मेरी गुजारिश है उनसे भी और एक दरखास्त भी है कि यदि आप कभी भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके ग्रुप ऑफ टीचर्स के लिए भी इस प्रकार की जानकारी भरा कोई हम सत्र आयोजित कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल साथ में काम करने के लिए और सहयोग के लिए और इसको करने के लिए हमेशा तैयार हैं। डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शिप्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस इंट्रोडक्शन का। तो मैं बेसिकली पीडियाट्रिशियन हूँ और मैंने एडवांस्ड अपना एडोलेसेंट हेल्थ में किया है। मैं डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स में भी ट्रेंड हूँ और मैंने साइकोलॉजी में एमए किया है। और हमारी एक एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी है जिसका भी मैं काम करती हूँ। और हम लोग एक टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल भी हमने इस एकेडमी के तहत दिया है, एंड वी हैव डिजाइन्ड अ प्रॉपर टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो हम लोग कई तरीके से पेरेंटिंग सेशंस भी लेते रहते हैं और काउंसलिंग और वन ऑन वन थेरेपीज, सब कुछ हम इस दिशा में करते रहते हैं। मतलब यह है कि होलिस्टिक हमारा व्यू है बच्चों के, किशोरों के जो फिजिकल हेल्थ है उसके साथ साथ हम उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी एकेडमिक यदि कुछ दिक्कत हो रही हो तो उसमें हम सहायता करने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, ADHD वाले, मतलब हाइपरकाइनेटिक बच्चे होते हैं, डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं, तो बाकी उनके सब अच्छा रहता है, लेकिन इसी कारण उनका फिर सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। तो उनको भी हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं और बहुत खुशी होगी कुछ किसी के काम आए, किसी की मदद हो सकती है तो। स्पेशली बच्चे और किशोर वयीन बच्चे और यंग एडल्ट, ये हमारा एरिया ऑफ वर्क है। तो यू आर ऑलवेज वेलकम, आपको यदि कोई भी दिक्कत है तो। अर्चना ईश्वर जी का एक मैसेज मुझे, हाँ जी, वो उनको मैंने अनम्यूट कर दिया है। अर्चना जी पूछिए प्लीज। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि बच्चों का थोड़ा टीवी से जो लगाव है वो कैसे कम करें? टीवी से लगाव यानी कितने घंटे का है? मैम जब तक ना बोलो तब तक तो वो रिमोट छोड़ते ही नहीं है। अच्छा कितने बड़े हैं आपके बच्चे? एक 6 इयर्स का है लड़का और 10 इयर्स की लड़की है। अच्छा, तो इन दोनों के लिए है ना 2 आवर्स का टाइम हमने प्री कोविड डिसाइडेड था हमारा, कि प्री कोविड टाइम जो हमारे पास अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस है, तो यहाँ पे हम इन बच्चों के लिए हमने 2 आवर्स का मैक्सिमम टाइम दे रखा है 10 इयर्स है ना। तो और छोटे बच्चों के लिए 1 आवर। तो ये हमें थोड़ा सा कोविड में हम फ्लेक्सिबल हो गए हैं। एवरीबडी नोस कि लॉकडाउन में बच्चे थोड़ा ज्यादा देखेंगे, लेकिन आपको बच्चों को दूसरी किसी एक्टिविटी में पहले तो उनको अल्टरनेटिव देना होता है। आप यदि बोलोगे कि बच्चा टीवी बंद कर, तो वो बंद कर वाला निगेटिव यदि कोई डायरेक्शन जारी है बच्चे के पास, तो वो शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। उससे अच्छा हमने बोला चला ये करते हैं, तो चला मैं स्टोरी सुनाती हूँ, या चला अपन ये काम करेंगे, या कुछ मतलब उसका डाइवर्ट आप अटेंशन करो, तो किसी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करो, बिना ये बोले कि तू टीवी बंद कर। बिल्कुल भी टीवी बंद कर ये आप बोलो मत, तो शायद उसका जरा ज्यादा उस तरफ अटेंशन जाएगा। दूसरी बात, हम कितना टीवी देखते हैं, हमारी क्या है टीवी देखने की कैपेसिटी, वो भी एक बहुत मायने रखता है। यदि घर में सारे लोग सारे स्क्रीनों पे ही है तो फिर मुश्किल है। तीसरी बात, अपने को कुछ, जैसे मैंने बताया, रूल्स बनाने के लिए आप रूल बना लो बच्चे के लिए कि बच्चे तुम कौन से टाइम पे कौन सा सीरियल देखोगे। फिर उसने वो सीरियल देखा और उसके बाद उसने वो टीवी बंद करना है, नहीं बंद किया तो क्या होगा, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट। यानी एक दिन उसने टीवी का सीरियल देख के बंद कर दिया, तो यू ड्रॉ अ स्टार ऑन द कैलेंडर, एक कैलेंडर पे स्टार ड्रॉ करो, तो उसको पता चलेगा कि मैंने ये बिहेव किया है, अच्छा बिहेव किया है तो मुझे स्टार मिलता है। देन जब उसने गलत बिहेव किया तब आप ऐसे स्टार्स वो बनाते जाएगा, रोज अर्न करते जाएगा। यू हैव प्रॉमिस हिम कि 5 स्टार्स बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे पसंद की डिश बना दूंगी या समथिंग लाइक दैट, एंड
मेक हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बिहेवियर एंड हिज अर्निंग। वो यदि उसने कोई गलत काम किया या उसने टीवी ज्यादा देख लिया तो फिर आप स्टार काट दीजिए, फिर उसको पता चलेगा कि मैं मेरे स्टार्स के लिए या मेरे बिहेवियर के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, उसके हिसाब से मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इस तरीके से उनको कॉइन करना होता है, क्योंकि सिर्फ बोलने से बच्चे सुनते नहीं हैं। ओके मैम, थैंक यू। विजेता जी का एक क्वेश्चन है, एक मिनट। Vijeta ji, can you unmute yourself, please? Vijeta ji, I cannot unmute her. Vijeta ji, can you please write your question in chat box? Dr. Chopra, can you try to unmute her? Vijeta Nigam. Okay, I'll just try. ये अनम्यूट नहीं हो रहा है विजेता जी का ना? ओके, विजेता जी आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आई कैन रीड योर क्वेश्चन। इसके अलावा एक और प्रश्न ऊपर दिख रहा है, ये चांदनी जी के बाद, अर्चना जी के बाद ना? हाँ जी, करुणा जी का भी है, करुणा जी का क्वेश्चन है, उसके बाद वेदांत विशाल जी का क्वेश्चन है। एक मिनट। हाय करुणा जी। हाय मैम। हाँ जी, एक आप मिनट। पूछिए। हेलो मैम। हेलो हेलो, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू। अच्छा लगा। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो बच्चे रात तक मोबाइल्स पे गेम खेलते हैं ना, 1-2 बजे तक, और फिर लेट नाइट सोते हैं और लेट मॉर्निंग में भी लेट उठते हैं, उनका क्या सोल्यूशन है? देखिए, आप हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ बोलिए। ये होता है, हमारे हर जनरेशन की बात अलग होती है। अच्छा। जब हम बड़े थे, हम बढ़ रहे थे, हम छोटे थे, तब हमारे मम्मी पापा हमें यही बोलते थे कि हम तो 4 बजे उठते थे, सूर्योदय होने के पहले उठते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे। आपको शायद याद होगा, है ना? हम लोग भी इन्हीं चीजों के लिए डांट खाते थे कि आपके लाइफस्टाइल मेरे लाइफस्टाइल जैसी नहीं है। तो पहले तो हमने ये मान लेना चाहिए कि हर जनरेशन की लाइफस्टाइल अलग रहती है। जब मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर डूइंग दैट टाइप ऑफ what you can say a lifestyle they have adopted, it is a normal for them. हम उसमें से, इसलिए हम अपने आप को परेशान कम करें। पहली बात तो ये है ना, जैसे जैसे हम परेशान होते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं अरे तू सो जा सो जा सो जा, तू जग जा, उठ जा, ये कर वो कर। कितना बड़ा बच्चा है उस पर बहुत निर्भर करता है। कितना बड़ा है बच्चा आपका? मेरा तो वैसे 20 इयर्स का है, पर ये है कि और भी है मेरे का, मतलब मेरी रिलेशन में और भी बच्चे हैं जो छोटे हैं, अभी उनको मतलब स्टार्टिंग ही है उनकी, समझ लीजिए। तो जब स्टार्टिंग है ना, जो हम लोग जब बच्चों को मोबाइल देते हैं तब विद रूल्स देना होता है बच्चों को मोबाइल। बच्चों को हम जब भी हम कोई सुविधा देते हैं तो वो सुविधा देने के साथ साथ उसके साथ एक कोई बॉर्डर्स, उसकी कोई हमें ड्रॉ कर देनी होती है कि इट इज नॉट, हमने जब ये ऐसे बोलना होता है कि ये मेरा मोबाइल है, मैं तुझे दे रही हूँ, ये नहीं कि ये ले तेरा मोबाइल। तो उसमें तो उसको मालिकाना हक आ जाता है, उसको लगता है ये तो मेरा हक है,
उसको समझना चाहिए कि ये मेरी सहूलियत है, ये मुझे जो मिल रहा है वो एक मुझे एक मम्मी पापा ने मुझे कुछ अच्छा समझ के ये दिया है, ये नहीं कि मैं इसको लेके अपना पूरा स्वामित्व इसके ऊपर रखूं, है ना। और जब हम देते हैं मोबाइल तब हमें रूल्स उनको देने होते हैं कि भाई तू इतने, एक हम बोलते हैं एक बास्केट प्लान बोलते हैं उसको, कि रात को सोते समय सारों ने वो बास्केट में मोबाइल अपने अपने डाल देने होते हैं। देखो मीडिया यूज का है ना बहुत ज्यादा फैमिली के एटमॉस्फेयर के कारण मीडिया यूज डिसाइड होता है बच्चा कितनी देर तक मीडिया यूज करेगा। हम लोग रात में यदि मीडिया बंद करके सो रहे हैं, हम लोग हमारी मीडिया की कुछ गाइडलाइंस हमने बताना चाहिए कि बेटा मेरा ये प्लान है, मैं सुबह 1 घंटा व्हाट्सएप देखती हूँ, शाम को 1 घंटा व्हाट्सएप देखती हूँ, उसके बीच में मैं व्हाट्सएप देखती नहीं हूँ, उसके बीच में यदि मेरे पास किसी का फोन आता है तो ही मैं जवाब देती हूँ। हमारा क्या प्लान है, आप अपना प्लान बताइए बच्चे को, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए देखने दें, फिर बच्चा देखेगा। ये छोटे बच्चों में संभव है, पर 18-20 साल का बच्चा जो है वो ही इज एन एडल्ट, ही हैज टू नो हिमसेल्फ। आप उसको बता ही सकते हो कि मोबाइल ज्यादा करने के फायदे क्या है, मोबाइल कम करने के फायदे क्या है। हम उनको कान पकड़ के नहीं बता सकते, उनको तो थ्रू ओनली गिविंग गुड इफेक्ट्स एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ मीडिया, हम लोगों को ऐसे लेक्चर जैसे नहीं देना है। हम जब खाना खाने बैठते हैं, कोई डिस्कशन होते रहता है, तब हमें हल्के हल्के ये सारी चीजें बतानी होती है, बिल्कुल विदाउट कि पता है ऐसा पता चला कि उस फलाना बच्चे के ना रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो गई, तो फिर क्या हुआ, ऐसे करते हैं ना, हमको ऐसे ड्रामेटाइज करना पड़ता है बच्चों के सामने, छोटी छोटी स्टोरियां क्रिएट करनी पड़ती है और उनको बताना पड़ता है ऐसे करते हुए कि हाँ, नॉलेज इम्पार्टिंग शुड नॉट बी लाइक प्रीचिंग, कि हम बता रहे, बच्चा तो एक कान बंद कर लेते हैं, 2-3 मिनट बाद बच्चे कान बंद कर लेते हैं। तो हमें इस तरीके से उनको इन्वॉल्व करके तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा, इस तरीके से करते हुए हमें बड़े तरीके से कल्पकता दिखाते हुए उन तक संदेशे देने होते हैं, जो आता है धीरे धीरे आता है। लेकिन हम यदि सोचेंगे कि आज मैं बताऊं और मेरा बच्चा आज के आज उसके अनुसार चलने लगे, तो वो तो फिर ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग हो गई कि जो हम एडवोकेट नहीं करते। थैंक यू मैम। थैंक यू। Vijeta ji, you can ask your question, please. Hello, ma'am. It was indeed a very nice session. I just wanted to know that it's actually quite impossible कि kids का आजकल screen time ना हो. But ये screen time के लिए what do you suggest is a better option, mobile, laptop or TV? Which out of 3 should be given and what should be the guidelines? Maximum कितना हमें दिन में allow कर सकते हैं? It is all age dependent. It is entirely age like 9 years and 3 years. 1 hour maybe, below 10 years it is 1 hour. और 2 years के पहले तो बच्चों को स्क्रीन दिखाना ही नहीं है। 2 years से नीचे जो बच्चे हैं उनको हम मतलब उनको स्क्रीन तो और हमारे पास बच्चे ऐसे आते हैं कि जिनकी मम्मियां उनको तो खाना ही नहीं खिला सकती बिना मोबाइल के। हाँ, मोबाइल के बगैर खाना खिलाना ये आजकल एक कला हो गई है, और हर कोई माहिर नहीं होता उस कला में। तो मतलब ये इसको बोलते हैं कि है ना नेट नैनी बना दिया है नेट को, कि तू ही संभाल मेरे बच्चे को, मैं तो दूसरा कुछ करने के लिए फ्री। और हमारी जो एक वो होती थी कि कटोरी लोरी स्टोरी बोलते हैं हम उसको, कि कटोरी से खाना खिलाना, दूध पिलाना मम्मियां भूल गई, मतलब बॉटल दे देती है, लोरी तो सुनाती नहीं है, स्टोरी भी नहीं सुनाती है। तो हमारी जो लोरी स्टोरी और कटोरी वाली जो संस्कृति थी उसको हमें वापस ले आना है, क्योंकि इसके कारण बहुत बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो आपने पूछा कि 3 में से क्या अच्छा है, तो मेरे एक सुझाव है कि टीवी तो सबसे खराब है, क्योंकि टीवी में क्या है कि देयर इज नो रेसिप्रोकेशन। हमें क्या चाहिए होता है कि हमारे स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं, एक बार मैं बात करूं, एक बार आप बात करो, है ना। इसी तरीके से हमारे नॉलेज का और स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। टीवी में क्या है या नॉन इंटरैक्टिव स्क्रीन में क्या है कि इट इज ओनली वन वे। जब वो वन वे है तो वो बच्चे को एक्टिव थिंकिंग, एक्टिव स्किल्स वो इम्बाइब नहीं कर सकता। आप बताइए, जब मैं बताती हूँ कि एक राजा था, मैंने ये शब्द बोला एक राजा था, तो हर किसी के दिमाग में राजा की इमेज अलग अलग आएगी।
है ना। आपने जो राजा देखा वो मैंने नहीं देखा, वो इन्होंने नहीं देखा, वो उन्होंने नहीं देखा, वो आपका अपना राजा है। पर हमने टीवी पे उसको एक राजा दिखा दिया रेडीमेड। अब वो बच्चा क्या सीखेगा, बच्चे का दिमाग को चालना कैसे मिलेगी। इसलिए हम स्टोरी के माध्यम से बताना ज्यादा सही है। तो इसलिए जो बच्चे यदि टीवी पे, मोबाइल का तो स्क्रीन इतना छोटा रहता है कि दैट इज वेरी बैड। लैपटॉप पे यदि बच्चे आपके कोई गेम खेल रहे हैं, आपके उसके ऊपर नजर है, तो दैट इज आई थिंक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द स्क्रीन टाइम ऑफ चिल्ड्रन। दूसरा, हमें हमेशा बच्चों के साथ बैठ के बच्चा जब स्क्रीन देख रहा है तो उसके बारे में बातें करती रहनी है। आपने देखा इसमें कैसे किया, आपने देखा वो गुस्सा होके बैठा है, आपने मतलब इस तरीके से, तुम्हें क्या लगता है उसको क्या लग रहा होगा, तो देन दैट स्क्रीन टाइम बिकम रियली फ्रूटफुल। बट a total passive time is, I think, the most hazardous for the brain development of children. Thank you so much, ma'am. It was indeed very useful. Thank you. थैंक यू स्वाति जी। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद वी हैव टू एंड आवर सेशन। बबीता जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। बबीता जी, आप पूछिए प्लीज। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आपका बताने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बबीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है मैम मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्हें वो मतलब स्पेशल चाइल्ड है, उसके लिए कुछ पूछना है मुझे। हाँ जी, पूछिए। उसका केयर कैसे करें अभी इस समय कोविड के पीरियड में? उसका क्या करना है आपको? केयर मैंने उसका केयर करना है, कैसे करें? देखिए, स्पेशल चाइल्ड यानी बहुत तरीके के स्पेशल चाइल्ड होते हैं और हर स्पेशल चाइल्ड का चैलेंज अलग रहता है। अच्छा। तो आप किस चैलेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ये मुझे पता चलेगा तो थोड़ा कुछ बता सकूंगी। वो मतलब किसी चीज को समझती है बहुत देर से, काफी देर के बाद, और यदि एक बार दिमाग में घुस जाता है तो बहुत जल्दी समझ गई, नहीं तो वो मतलब किसी चीज को नहीं समझती है ना तो गुस्सा दिखाती है, बाल वाल खींचती, मारती, इस तरह से करती है। अच्छा, और घर में एक पेट एनिमल है गाय, उसके साथ वो बहुत खेलती है, गाय और गाय के बच्चे के साथ, या दादी नानी के साथ खेलती है। गाय के साथ खेलती है? हाँ। तो अच्छी बात है, उसमें खराब क्या है? आपको डर लगता है? नहीं, मतलब उसकी मम्मी थोड़ी चिंतित रहती है, इसीलिए मेरी बहुत मतलब निजी है अपनी, और इस कोविड में उसका केयर कैसे करें हम लोग इसी चिंता में रहते हैं। कितनी बड़ी है बच्ची? बच्ची है 6 साल की। अच्छा, उसका पहले कोई ट्रीटमेंट वगैरह कुछ चल रहा था क्या, जो अब नहीं चल रहा है? नहीं, ट्रीटमेंट चल रहा था, और अब तो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, इसको बस ऐसे ही केयर करते रहना है। अच्छा, तो शायद उसका जो इवैल्यूएशन है ना वो इनकम्प्लीट हुआ है, मतलब उसका। हाँ, ऐसे बच्चों में कई सारी चीजें होने की संभावना रहती है, जैसे वो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है, ढंग से बात नहीं कर पाती है, तो हो सकता है उसको कोई भाषा की दिक्कत हो, जैसे हम इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, कहीं कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, इस मतलब बुद्धि का जो मतलब इंटेलेक्चुअल कोशेंट जिसे बोलते हैं, बुद्धि गुण्याङ्क, उसमें कोई कमी आ सकती है, या उसको कोई थोड़ी बहुत सेंसरी चीजें भी रह सकती है कि जिसके हैंडीकैप के कारण बच्चा अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे बच्चों का तो वास्तव में अच्छे से इवैल्यूएशन करना चाहिए, और फिर हम उनको उस हिसाब से बता सकते हैं। अभी मैं आपको एक बात जरूर बता सकती हूँ कि जो भी आपका बैड बिहेवियर है, जो भी बच्ची बैड बिहेवियर दिखाती है, तो हमारे बिहेवियर में 3 चीजें होती है। एक तो बिहेवियर को मतलब ABC बोलते हैं हम, A यानी बिहेवियर के पहले क्या हुआ, B यानी बिहेवियर, एंड C यानी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, यानी कि उसका बच्चे के ऊपर मतलब उसका प्रभाव क्या रहा। बच्चा मुंह में डाल रहा है अंगूठा, है ना। बच्चा कब मुंह में डाल रहा है अंगूठा, ये हमने देखा कि वो टीवी के सामने बैठा है, आराम से अंगूठा डाल रहा है ना। जो उसका ध्यान नहीं है उसके तरफ, तो वो अंगूठा डाल लेता है, और फिर हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं बच्चे का हाथ, फिर वो मुंह में डाल लेता है ना। तो हमने देखा कि ये था कि बच्चा बोर जब होता है तब अंगूठा डालता है ना। तो एंटीसीडेंट क्या हो गया, बच्चे की बोरियत, और फिर बिहेवियर क्या हो गया, अंगूठा चूसना।
और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, मम्मी आई और उसका हाथ दूर किया, उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्से से उसका अपनी नाराजगी जताई मम्मी ने। पर फिर इसका प्रभाव क्या हुआ, बच्चे ने फिर वही करना शुरू किया। नहीं, वो अंगूठा, नहीं, इसके लिए मेरे को तो उसका बिहेवियर नहीं पता, मैं तो आपको इन जनरल बता रही हूँ। वो अंगूठा नहीं लेती है मैम। नहीं, मुझे नहीं पता उसका क्या। अच्छा, वो अंगूठा नहीं लेती, होना चाहिए रोज। हाँ, टीवी फोन से बहुत अट्रैक्ट है, पूरा भजन सब गाती है। अच्छी बात है, गाती है तो उसको तो सिर्फ गुस्सा कर रही है, तो उसके पहले क्यों गुस्सा कर रही है वो देख लीजिए आप, उसके बाद आप उसको एड्रेस कर पाओगे। हमेशा कोई भी बिहेवियर आपको प्रॉब्लम है तो उसके पहले क्या हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, ये तीनों चीजें एक साथ जब हम देख पाते हैं ना, तब हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल, बट इट नीड्स थोड़ा सा उसको आपको स्टडी करना पड़ता है कि पहले क्या हो रहा है, बिहेवियर क्या दिखाया जा रहा है बच्चे की तरफ से, और हम उसके क्या रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को साथ में जब मेल जोल रखते हैं तब हमारे पास उसका सोल्यूशन आता है, हम तब गाइड कर सकते हैं, है ना। तो आप इस बात का थोड़ा गौर कीजिए कि बच्ची कब परेशान होती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू रति जी, थैंक यू शिप्रा जी। मुझे लग रहा है कि कनेक्टिविटी ट्रबल भी काफी आ रहा है और अब समय भी काफी हो चला है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कह के, स्वाति मैम का धन्यवाद कहते हुए इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। आपके अभी भी अगर कुछ प्रश्न रह गए हैं तो आप उसे बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, हम उसका बाद में भी रिप्लाई करने के लिए आपके पास बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये मीटिंग अब थैंक यू शिप्रा एंड थैंक यू आशियाना मॉम ग्रुप, सुपर मॉम्स, यू आर रियली सुपर मॉम ग्रुप। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय। नमस्कार। नमस्ते।